बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमने लास्ट जो डिस्कशन मुकम्मल की थी अपनी, वो वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स पे थी, राइट? ऐसे ही है। इसके साथ एक छोटा सा हम वो ओपन कर लेते हैं ताकि हम उसको भी जरा देख लें। अच्छा जी, सबसे पहले जब डिसीजन होने लगता है तो डिसीजन का सिनेरियो ये होता है, मैंने जिस तरह कहा कि आपको डिसीजन लेना चाहते हो, दैट में भी देखो इस चार्ट को समझ लेते हैं, चार्ट से शायद बात करना आसान हो जाएगी। कोई भी डिसीजन पास करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन पास करना है या तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है या स्पेशल, यानी सिंपल मेजोरिटी या 3/4 मेजोरिटी। और अगर डिसीजन पास करना है तो डिसीजन तक पहुंचना कैसे है, हाउ टू रीच अ डिसीजन, एक पर्टिकुलर डिसीजन कैसे होगा। देखो हर दफा पहले ही नहीं कह दिया जाता पॉलिंग करा दें पॉलिंग करा दें, बल्कि होता ही है कि चेयरमैन बैठता है आके, वो कहते हैं जनाब हम लोग नेस्ले पाकिस्तान के साथ ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, दोज हु आर इन फेवर रेज योर हैंड्स, दोज हु आर इन फेवर रेज योर हैंड्स। तो लोग जितने भी मजमा खटा हुआ होगा वो अपने हाथ खड़े कर देगा, और जो चेयरमैन है वो एक सिंपल वे में, कोई खास प्रोटोकॉल नहीं, सिर्फ खड़े हुए हाथ गिन लेगा और देखेगा कि इस वक्त मीटिंग में कितने मेंबर मौजूद हैं और उनमें से कितने लोगों ने हाथ खड़ा किया। सपोज मैं कहता हूं मीटिंग के अंदर कोई 50 मेंबर मौजूद हैं, ठीक है, 50 मेंबर्स, मैं यूं कह देता हूं कि ये वो लोग हैं जो प्रेजेंट हैं। इनमें से सपोज अज्यूम करें इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की अप्रूवल में सिंपल मेजोरिटी से होनी थी या चले स्पेशल मेजोरिटी से, तो अज्यूम करें कि यहां पे जिन लोगों ने हैंड किए, रेज, बेटे मेरा नीचे ना बैग पड़ा होगा फैकल्टी में, उसमें चार्जर होगा इसका, वो मुझे प्लीज ला दें। जिन्होंने हैंड रेज किए वो अराउंड थे से 35 मेंबर्स, 15 लोगों ने हाथ खड़े नहीं किए, वो उनको एतराजात थे। तो अब जरा देखिए 35 क्या बनती है, 3/4 मेजोरिटी बनती है, कितने बनती है जरा चेक करें, 35 को 50 पे डिवाइड करें, 37.5 तो 38 कर लें जी, फिर इसको सही कर लेते हैं, ये लें जी, 38 मेंबर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए। अब 75% मुकम्मल होगी, मेरा मैथ कमजोर था, थैंक यू। तो अब यहां पे इसका मतलब हुआ स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगी। 12 लोगों ने इंकार कर दिया, 12 मेंबर्स ने रिफ्यूज कर दिया, तो ये क्या हुआ जी, ये तो 12 ने रिफ्यूज कर दिया। अब हुआ क्या, चेयरमैन सिंपली गिनेगा और कहेगा ठीक है जी मैंने काउंट कर लिया। उसे ये काउंट करने की जरूरत नहीं है कितने लोगों ने इंकार किया, उसे ये काउंट करने की जरूरत है कि मेजोरिटी लोगों ने अप्रूवल दे दी, बात खत्म। और उसे ये भी नोट करने की जरूरत नहीं कि किसने हाथ खड़ा किया किसने नहीं किया, इतनी डिटेल में नहीं जाना, उसके ऊपर ट्रस्ट करोगे आप और वो क्या है अपनी रेजोल्यूशन में लिख देगा कि ये रेजोल्यूशन जो है ये पास हो गई है क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ने ये रेजोल्यूशन 3/4 मेजोरिटी ने इसे अप्रूव कर दिया। सिंपल, इस तरीके से डिसीजन होता है। लेकिन इस डिसीजन पे एतराज हो जाता है, इस डिसीजन पे रेज योर हैंड वाले कॉन्सेप्ट पे एतराज आ जाता है। कैसा एतराज आता है, सोचो जरा, क्या एतराज होगा, 12 मेंबर को क्या एतराज हो सकता है? नहीं, अब देखो मैं समझाता हूं कि क्या एतराज होता है। देखो पहले तो मैंने अभी सिखाया कि जिस तरह, थैंक यू जज़ाकल्लाह भाई, मैंने अभी सिखाया कि जनाबे वाला आपको, एक मिनट जी, अच्छा मैंने कहा रेज योर हैंड में प्रॉब्लम क्या होगी। सपोज जरा अज्यूम करें, मैं एक आपके लिए जरा इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं, इन 38% मेंबर्स के पास है जी वोटिंग पावर है, से अज्यूम करें 15%, और ये जो 12 हैं ये बहुत तगड़े लोग हैं और इनके पास है 85% वोटिंग पावर। अब बताइए अब तकलीफ क्या है? वो कहेंगे यार ये जो आपने लल्लू पंजू खट्टे किए हुए हैं फजूल से लोग, इनके पास 15% है सिर्फ, इसका मतलब है दे आर गोइंग टू डोमिनेट अ मीटिंग, दे आर सीम्स लाइक दे आर डोमिनेटिंग अ मीटिंग डिसीजन हैविंग 15% वोटिंग पावर। और नहीं भाई ये नहीं चलेगा, शो ऑफ हैंड नहीं चलेगा, वोटिंग पावर पे आओ, पोलिंग कराओ, वोटिंग कराओ, फिर देखते हैं। आप बात समझ आई, लॉजिकल। तो इसका मतलब लोग कहते हैं कि भाई हम जो थोड़े से हैं ना, हम बहुत हैं, तो हमारी वोटिंग पावर की कैलकुलेशन लेकर आओ, ना कि रेज योर हैंड। इस तरह तो एक बंदा एक काउंट हो रहा है, और जबकि हम 12 ही बहुत काफी हैं, तो इसलिए लोग क्या करेंगे, फिर पोलिंग डिमांड कर लेंगे। इज दैट क्लियर? सो फिर हो क्या कि पोलिंग डिमांड कर ली जाएगी। पोलिंग 2 लोग डिमांड कर सकते हैं,
देखो पोलिंग या वोटिंग ऑन द मैटर अंडर डिस्कशन, ये बात तो समझ आ गई ना। हु कैन डिमांड पोल, कौन कर सकता है बेटा? एक तरीका तो मैंने अभी सिखाया, मेंबर, और दूसरा चेयरमैन। चेयरमैन खुद भी चाहे ना कि उसे लगे कि इस मैटर के ऊपर रेज योर हैंड ठीक नहीं है, तो वो क्या करेगा? पोलिंग कॉल कर लेगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, मेंबर अगर पोलिंग कॉल करना चाहे तो उनकी औकात क्या होनी चाहिए? कहता है मिनिमम 10% से नीचे नहीं होनी चाहिए, 10%, एटलीस्ट 10% उनकी औकात होनी चाहिए, तब वो कॉल कर सकते हैं। वैसे तो यहां पे लोग कितने परसेंट? 85%। लेकिन वो कहता है अगर कोई मेंबर कॉल करना चाह रहा है तो उसकी औकात कितनी हो? कम से कम 10% हो, तब वो वोटिंग कॉल कर सकता है। अच्छा, ये मेंबर एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, अगर वोटिंग कॉल होती है, सपोज पोलिंग कॉल होती है, तो टाइमिंग क्या होगी पोलिंग की? वो कहते हैं अगर तो इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, वोटिंग कराई जा रही है इन दो मकसद के लिए। पहला मकसद इलेक्शन ऑफ चेयरमैन, चेयरमैन इलेक्ट करना है। नंबर 2, इसलिए वोटिंग की जा रही है कि कौन चेयरमैन होगा। ये पर्सन नॉमिनेट करता है। सपोज यार चेयरमैन नहीं आए, 15 मिनट गुजर गए हैं, जैसा मैंने कल वाले लेक्चर में बोला, 15 मिनट गुजर गए, नहीं आए, मैं बनना चाह रहा हूं चेयरमैन, वोटिंग कर लो। अब वोटिंग करानी तो क्या अगली मीटिंग में करें? नहीं, इसी मीटिंग में अभी करें वोटिंग। या फिर हमने आज मीटिंग कंडक्ट नहीं करनी, बुलाई थी आज, कंडक्ट नहीं करनी, क्यों? कोरम पूरा नहीं है, एडजर्न करनी है, तो क्या अभी डिसीजन लेना पड़ेगा ना, तो फिर वोटिंग भी अभी करानी पड़ेगी। टेक्निकली लॉजिकली समझ आ रहा है? सो फोर्थ विद इन द सेम मीटिंग अभी करवाओ, वोटिंग अभी होगी, ये टाइमिंग है उसका। डिमांड होगी और अभी होगी, मतलब लोग कहेंगे वोटिंग कराएं, अभी वोटिंग शुरू हो जाएगी। इसको एडजर्न करना है, वोट कीजिए प्लीज। इसको चेयरमैन इलेक्शन का चेयरमैन का सॉरी मीटिंग का चेयरमैन इलेक्ट करना है, वोटिंग कीजिए। उसी वक्त वोटिंग होगी और उसी वक्त डिसीजन आएगा कि सलमान साहब इज नाउ गोइंग टू एक्ट लाइक अ चेयरमैन। बात समझ आई है? हाँ, दो डिफरेंट चीजें हैं। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। एडजर्नमेंट के लिए हम ये सोच रहे हैं कि नहीं भैया इस हफ्ते मीटिंग नहीं करनी, अगले हफ्ते करेंगे, तो अगले हफ्ते मीटिंग के लिए फिर लोगों की अप्रूवल लेनी है, तो उसका आसान तरीका क्या है? पोलिंग। और पोलिंग क्या है? अभी करानी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी होगा बाद में करा लें। लेकिन क्यों हुआ कि किसी भी और मैटर के अंदर, किसी भी और मैटर में चेयरमैन की डिस्क्रिप्शन होती है कि वो कब पोलिंग अरेंज करना चाहता है। मतलब फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं नेस्ले पाकिस्तान के साथ हमने ट्रांजैक्शन करनी है, रेज योर हैंड। लोगों ने, एक बंदे ने कहा 10% ज्यादा कहा, तो उसने कहा, से मैं कहता हूं सलमान साहब उस मीटिंग में सलमान साहब की 15% कहा था, सलमान साहब कहते नो, वोटिंग कराइए प्लीज, गो फॉर पोलिंग। चेयरमैन कहेगा फिर आज नहीं होगी पोलिंग, मैं टाइम मुकर्रर कर देता हूं किस टाइम पे पोलिंग होगी। लेकिन लॉ कहता है चेयरमैन की डिस्क्रिप्शन है, वो जब चाहेगा करा ले, लेकिन नॉट लेटर देन 14 दिन से ज्यादा टाइम नहीं, मीटिंग से 14 दिन, 14 डेज के अंदर उसने स्केड्यूल करनी है। मैं कह दूंगा जी फिर ठीक है, आप इस सैटरडे को डेटेड दिस फलां जगह पे फलां टाइम पे आइए और वोट कास्ट कीजिए कि हमें इस नेस्ले के साथ ट्रांजैक्शन करनी है या नहीं करनी। ये बात भी समझ आ गई बेटे? चलो आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट जी, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड, ये तो मैंने शायद पढ़ा दिया था। अच्छा कि जी एट एनी जनरल मीटिंग आ रेजोल्यूशन पुट टू वोट ऑफ द मीटिंग शेल अनलेस अ पोल इज डिमांडेड, यानी अगर पोल ना मांगा जाए तो डिसीजन किससे हो जाएगा? उसी से हो जाएगा। बी डिसाइडेड ऑन अ शो ऑफ हैंड। डिक्लेरेशन बाय द चेयरमैन ऑन अ वोट ऑन अ रेजोल्यूशन एट अ मीटिंग बाय शो ऑफ हैंड, ठीक है। ऑन अ कहते हैं डिक्लेरेशन बाय द चेयरमैन ऑन अ वोट ऑन अ रेजोल्यूशन, मानी कि अब ये रेज योर हैंड, ठीक है, अब इस पे रेजोल्यूशन है। ऑन अ वोट ऑन अ रेजोल्यूशन एट अ मीटिंग बाय शो ऑफ हैंड, a declaration by the chairman at the resolution that the resolution a declaration by the chairman that the resolution has or has not been passed, chairman सिर्फ ये कह देगा okay resolution passed, resolution not passed, simply like that, ठीक है। इतना ही आसान काम है। passed unanimously और by a particular majority, ओ भाई सबने हाथ खड़ा कर दिया, 100% पास unanimously without any opposition, ठीक है, और विद अ पर्टिकुलर मेजोरिटी से 75% लोगों ने अप्रूवल दे दिया। कहते हैं ये रेजोल्यूशन कह देना, चेयरमैन का ये रेजोल्यूशन दे देना इज अ कंक्लूसिव एविडेंस, हतमी नतीजा है ऑफ द फैक्ट ऑफ दैट फैक्ट विदाउट प्रूफ ऑफ द नंबर और प्रोपोर्शन ऑफ द वोट्स रिकॉर्डेड इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट द रेजोल्यूशन।
ये उसे ये रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं किसने कहा, किसने, कितने लोगों ने हाथ खड़ा किया, कितने नहीं किया, ये लिखने की जरूरत नहीं है कि 38 ने हाथ खड़ा किया था, मैंने काउंट किया था। ना 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 ना, वो सिर्फ लिखेगा रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड और हैज नॉट बीन पास्ड, दैट्स ऑल। क्लियर? ये बात समझ आई? अगली बात, एनी एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डिक्लेरेशन इन द मिनट्स ऑफ द मीटिंग रिकॉर्डेड इज ऑल्सो अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ दैट फैक्ट विदाउट सच प्रूफ। और यही बात एज इट इज हु बहू मीटिंग के मिनट्स में लिख दी जाएगी कि रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड यूनानिमसली और बाय दैट पर्टिकुलर मेजोरिटी, दैट्स ऑल। ये लिखने की जरूरत नहीं है 38 मेंबर ने हाथ खड़ा किया और 12 ने नहीं किया। गॉट माय पॉइंट? चलो, जी वोटिंग बाय पोल, पोलिंग करवा रहे जी। कौन डिमांड करेगा? तो मैंने अभी कहा कौन डिमांड करेगा, या तो चेयरमैन या मेंबर जिसकी औकात 10% हो। लेकिन पॉइंट ये आता है किस वक्त डिमांड करनी है। बेटा याद रखना, रेज योर हैंड का जब डिसीजन आने से पहले पहले, ऐसा ना हो कि उसका डिसीजन हो गया तो फिर तो बात ही खत्म होगी ना, फिर तो रेजोल्यूशन पास हो गया। अगर किसी को कोई तकलीफ है और उसने वोटिंग करानी है तो पहले कहे, या उसी टाइम पे जब रेज योर हैंड, सर नो प्लीज गो फॉर वोटिंग, लाइक दैट। बात समझ आई है? मतलब आप कहते हो ओके रेज योर हैंड हु वाज इन द फेवर ऑफ द ट्रांजैक्शन, वी आर गोइंग टू डू अ ट्रांजैक्शन विद नेस्ले पाकिस्तान, वी आर गोइंग टू एक्वायर द रॉ मटेरियल फ्रॉम नेस्ले पाकिस्तान, रेज योर हैंड हु आर इन द फेवर। मैं कहूंगा स्टॉप इट प्लीज, कॉल द वोटिंग, कॉल द पॉलिंग। मेरी बात समझ आ रही है? सो कहते हैं बिफोर और ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द वोटिंग। वोटिंग का रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है, आप कह दो नहीं सर कबूल नहीं है, पोलिंग कराइए। बात समझ आ रही है? या तो पहले कह दो, या बिल्कुल वो कहे अच्छा वी आर गोइंग टू अनाउंस द रिजल्ट, नो सर प्लीज कॉल द पोल of the result of the declaration of the voting on any resolution on a show of hand. A poll may be ordered to be taken by the chairman of the meeting on its own motion and shall be ordered to be taken by him. या वो कह देगा ऑर्डर चेयरमैन ही करेगा, पोलिंग कॉल जो है चेयरमैन ही करेगा, ये उसके इख्तियार आता है, लेकिन ऑन द डिमांड मेड इन दैट बिहाफ बाय द मेंबर प्रेजेंट इन पर्सन और थ्रू वीडियो लिंक और बाय प्रॉक्सी वेयर अलाउड हैविंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। वो कहता है वो मेंबर जिसकी 10% की औकात है और वो जिस मर्जी तरीके से आ रहा है, वो कैसे आ सकता है? वो मीटिंग में खुद आ जाए, इन प्रेजेंट इन पर्सन। नंबर सेकंड, वीडियो कॉन्फ्रेंस से एंटर हुआ हो। नंबर थर्ड, वो अपना प्रॉक्सी किसी को अपॉइंट कर दे और वो बंदा किसी के इख्तियार, जैसा आप मेरी बिहाफ पे जाओ और मेरे 10-15% की पावर साथ लेकर जाओ, तो फिर आपके पास इख्तियार आता है, आप कॉल कर लो। ठीक है जी, क्लियर? The demand for a poll may be withdrawn at any time by the member who made the demand। और ये जो कोई पोल डिमांड करता है, ये जब भी विड्रॉ करना चाहे वो विड्रॉ कर सकता है। इज इट क्लियर? पोल थ्रू सीक्रेट बैलेट। अब इस सीक्रेट बैलेट को पढ़ने से पहले मैं एक दफा बस ये लास्ट एक एरिया पढ़ा लूं, फिर सीक्रेट बैलेट पढ़ते हैं। देखो पोलिंग करवानी है तो पोलिंग करवाने के कुछ तरीके हैं। एक तरीका है, वैसे सिलेबस में नहीं है आपके भी, ये सीफैप में आप पढ़ेंगे, ई वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। क्या आप उनको एक पोर्टल दे देंगे, उनसे कहेंगे वोट करते हैं, पहला तरीका। दूसरा पोस्टल बैलेटिंग, आप उन सबको बैलेट पेपर भिजवाएंगे और उनसे कहेंगे स्टैंप लगा के वापस कंपनी को भिजवाएं। ये दोनों काम मीटिंग से पहले हो गए होते हैं और इनके रिजल्ट्स भी आगे होते हैं और चेयरमैन की ड्यूटी है कि उन रिजल्ट्स की कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखे। ये दो काम अब होंगे, मीटिंग लेगी और इन पर्सन जो भी होगा वो वोट करेगा और वीडियो लिंक के थ्रू जो आया होगा वो वोट करेगा। तो ये दोनों एट द टाइम ऑफ मीटिंग होते हैं, ये दो रिजल्ट पहले ही कंपाइल हो गए होते हैं। ठीक है, इसी वजह से ये रिजल्ट पहले ही सेव होते हैं दोनों, ये दो बाद में। तो पोस्टल बैलेटिंग क्या है? बैलेट पेपर भिजवाते हो और लोगों को कहते हो कि जनाबे वाला जरा अपना डिसीजन दे दो। ठीक है जी। तो सीक्रेट बैलेटिंग क्या है? क्या कोई रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई पोलिंग करवाएं लेकिन बैलेटिंग के थ्रू? ये कह सकता है कि नहीं कह सकता? जहां पे वो ये कह सकता है पोलिंग करवाएं, तो वो ये भी तो कह सकता है पोलिंग करवाएं लेकिन बैलेटिंग के थ्रू, यानी बैलेट पेपर भिजवाएं सीक्रेटली एट द होम, या पेपर अरेंज करें जिसमें हम स्टैंप लगाएं। ठीक है। सो व्हेन अ पोल इज डिमांडेड ऑन एनी रेजोल्यूशन इट मे बी ऑर्डर टू बी टेकन बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग बाय द सीक्रेट बैलेट ऑन हिज ऑन मोशन। वही बात चेयरमैन खुद कर सकता है। एंड शैल बी ऑर्डर टू बी टेकन बाय हिम ऑन डिमांड मेड इन दैट बिहाफ बाय द मेंबर, या मेंबर की रिक्वेस्ट के ऊपर।
प्रेजेंट इन पर्सन जो खुद आया हुआ है, या वीडियो लिंक के थ्रू या प्रॉक्सी के थ्रू, वेयर अलाउड एंड हैविंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। यानी वही बात होगी पुरानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि मेंबर की औकात 10% हो तो वो आपसे ये भी मांग सकता है, वो कहेगा पोलिंग कराइए बट थ्रू बैलेटिंग, थ्रू सीक्रेट बैलेटिंग। बात समझ आई है? हाँ बिल्कुल, नहीं ऐसा नहीं होता, फिर चेयरमैन रिस्पॉन्सिबल होगा, कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी फिर उस केस में। हाँ करवाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। औकात जब बता दी कि 10% की औकात है तो फिर 10% अगर पूरा होता है तो आपकी मजबूरी है कि आपने बैलेटिंग करवानी है, फिर आपने लाजमी करवाना है। इज दैट क्लियर? टाइम ऑफ टेकिंग पोल, कहता पोल डिमांडेड ऑन द इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन और ऑन अ क्वेश्चन ऑफ एडजर्नमेंट, ये दो काम होंगे तो फौरन से पहले उसी वक्त शैल बी टेकन फोर्थविथ, तो फौरन पोलिंग करवा ली जाएगी। ये बात समझ आ गई? अगली बात कहता है इन एनी अपोल डिमांडेड ऑन एनी अदर क्वेश्चन, जबकि किसी भी दूसरे मामले में shall be taken at such time, ठीक है, not more than 14 days from the date on which it is demanded as the chairman of the meeting may direct। तो इसको सीधा करना हो इस लाइन को तो आप इसको इस तरह लिख लो, a poll demanded on any other question shall be taken at such time as the chairman of the meeting may direct but not more than 14 days from the date on which it is demanded। तो लाइन के पोर्शन को as the chairman यहां पे ले जाओ, shall be taken at such time as the chairman of the meeting may direct, not more than 14 days। just a minute। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है जी कंडक्ट एंड रिजल्ट ऑफ पोल। अब रिजल्ट आगे, पोलिंग हो गई, अभी तक बातें समझ आ रही है ना? ओके, दो तीन इंपॉर्टेंट बातें थी जो आई क्या बड़ा ट्रिक करता है उसमें कि किसने डिमांड किया पोल, कब डिमांड किया जा सकता है, पोलिंग करवानी कब है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आई कैप बड़े फनी वे में अक्सर पूछता है, ठीक है? अच्छा, अगर पोल हो गया, हो सकता है ना कि कोई मेरे जैसा शक्की बंदा हो, वो कहे कि जनाब मुझे यकीन नहीं है ये रिजल्ट्स के ऊपर, मुझे लगता है कि नहीं, मैंने खुद देखने एक दफा, ऐसा हो सकता है। हाँ, तो वो कहता है व्हेन द पोल इज टेकन द चेयरमैन और हिज नॉमिनी, या जो उसने अपना पर्सन नॉमिनेटेड पर्सन होगा जो उसके साथ इस सारे प्रोसेस को संभाल रहा होगा, ठीक है? कहता है अ पर्सन और हिज नॉमिनी एंड अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर, यानी मेंबर का कोई एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी डिमांडिंग द पोल शैल, यानी जिसने डिमांड किया है, चार लोगों ने मिलकर उनमें अपने में से एक बंदे को नॉमिनेट कर दें, वो रिप्रेजेंटेटिव बना दें, shall scrutinize the votes given on the poll and the result shall be announced by the chairman। तो वो स्क्रूटनाइजेशन करना चाहे, जांच पड़ताल करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 10 लोगों ने किया तो 10 के 10 उठ के आगे, नहीं, वो अपने में से किसी एक को रिप्रेजेंटेटिव बना देंगे कि जाए तुम जाओ हमारे बिहाफ पे जरा स्क्रूटनाइज तो कर रहा हो, जरा जांच पड़ताल तो कर रहा हो, ठीक है? द चेयरमैन शैल हैव द पावर टू द मैनर इन विच द पोल शैल बी टेकन। तो इसकी जितनी भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी रेगुलेशन वे है, वो चेयरमैन डिसाइड करेगा कि हाउ टू रेगुलेट, कैसे चलाना है प्रोसेस को। द रिजल्ट ऑफ द पोल शैल बी डीम्ड टू बी द डिसीजन ऑफ द मीटिंग ऑन द रेजोल्यूशन ऑन विच द पोल वाज टेकन। तो जिस मीटिंग पे पोल डिमांड किया गया था, बेशक 12 दिन बाद हो रही है पोलिंग, बेशक 13 दिन बाद हो रही है, बेशक 14 दिन बाद हो रही है, बेशक 10 दिन बाद हो रही है, पोलिंग 10 दिन बाद हो रही है, लेकिन जिस मीटिंग में डिमांड की गई थी, जब पोलिंग का डिसीजन आ जाएगा, जब वोटिंग का डिसीजन आ जाएगा, जज़ाकल्लाह, जब वोटिंग का डिसीजन आ जाएगा तो वो डिसीजन उस मीटिंग का डिसीजन समझा जाएगा, ठीक है? और जब उस मीटिंग के मिनट्स बनेंगे उसमें यह बात भी शामिल की जाएगी। समझ आ गई? मतलब अगर मीटिंग हुई है 1 जनवरी को, लेकिन पोलिंग की गई 10 तारीख को, 10 तारीख को जब वो रिजल्ट्स आ जाएंगे तो वो 1 तारीख वाली मीटिंग के रिजल्ट समझे जाएंगे। नहीं जी, एक सीफैप का क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़िए, मेरा ख्याल आपको समझ आ जाएगा फौरन से पहले। क्वेश्चन नंबर 9 है सीफैप 2 का, समर 2013 का। सिंपल उसने पूछा है कि चेयरमैन होल्ड नहीं करना चाहता, जैसा आपने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था कि चेयरमैन नहीं होल्ड करना चाहता तो क्या कर सकता है ऐसा। जरा पढ़िए, जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए। हमने ये बातें दोनों पढ़ ली हैं, जल्दी से बस पढ़िए।
डन। आसान सा सवाल था जी। दूसरा सवाल भी एक दफा पढ़िए। ये स्प्रिंग 2011 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी उसने एक बड़ी प्यारी बात की कि शकील जो है वो कंडीशन, वो एक चीज करना चाह रहा है, वो स्क्रूटनाइजेशन करना चाह रहा है। देखिए ये स्प्रिंग 2011 का पार्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कि मिस्टर शकील अगर पोल डिमांड करना चाहता है तो उसकी औकात कितनी होनी चाहिए। और बी पार्ट में वो पूछ रहे हैं कि वो स्क्रूटनाइज करना चाहता है, रिजल्ट्स को वेरीफाई करना चाहता है, तो क्या वो कर सकता है। तो क्या आंसर लिखा होता है कि जी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर कैन डू सो। ठीक है, जरा पढ़िए प्लीज, इसका सोल्यूशन भी पढ़िए। जी डन। अच्छा जी, लो जी, फिर हम अपने अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, दैट इज प्रॉक्सी। प्रॉक्सी क्या है? मैंने जिस तरह कहा था कि एक मेंबर के पास जो तमाम राइट्स हैं, वो अगर मीटिंग पे आना चाहे, वोट कास्ट करना चाहे, वो अपने ये राइट्स किसी और को ट्रांसफर करना चाहे तो वो कर सकता है। यानी वो खुद ना आए और वो कहे मेरे बिहाफ पे आप चले जाना। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं, मैं मिस्टर ए को कहता हूं कि आप मेरे बिहाफ पे चले जाना मीटिंग में, तो एक्चुअली मैं मिस्टर ए को प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहता हूं अपने बिहाफ पे। यहां तक बात समझ आई? अच्छा, अगर मेरी औकात हो, जल्दी जल्दी बात खत्म करता हूं, मेरी औकात हो अगर फॉर एग्जांपल 10% और मिस्टर ए की औकात थी 25%, तो अब मिस्टर ए को अगर मैंने अपना प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया तो मिस्टर ए कितनी पावर के साथ मीटिंग में जाएंगे? 35%। 25% अपनी और 10% मेरी पावर मिलाकर 35 के साथ वो मीटिंग में जाकर बैठेंगे। इसका मतलब जब वो मीटिंग में कहेंगे यस, तो इसका मतलब समझा जाएगा कि 35% शेयर होल्डर ने इसको अप्रूव कर दिया है। अच्छा, अब ये जो प्रॉक्सी अपॉइंटमेंट है ये कैसे होगी? पहली बात, अच्छा पहली बात कि ये मेंबर है और ये भी मेंबर है, तो एक मेंबर दूसरे मेंबर को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। एक मेंबर किसी नॉन मेंबर को प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकता। लेकिन एक छोटी सी एक्सेप्शन मौजूद है कि अगर आर्टिकल आपके इस बात की इजाजत देते हो तो आप नॉन मेंबर को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो। अदरवाइज एक मेंबर दूसरे मेंबर को ही प्रॉक्सी अपॉइंट करेगा। पहली बात समझ आ गई? नॉन मेंबर प्रॉक्सी नहीं हो सकता अनलेस के आर्टिकल इजाजत दें। नंबर 2, एक मेंबर एक से ज्यादा लोगों को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है कि अपने 10% में 5% ए को दे दूं और 5% बी को? नहीं अलाउड। सिर्फ एक पर्सन एक ही प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, एक से ज्यादा प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं करेगा। अगर वो करेगा तो दोनों प्रॉक्सीज इनवैलिड समझी जाएंगी और खत्म। ठीक है, जाया सा हो जाएंगी। और अब ऑब्वियस बात है, प्रॉक्सी अपॉइंट करना है तो किसी फॉर्म के थ्रू, किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करना है, तो वो कैसे होगा? कहते हैं इंस्ट्रूमेंट प्रॉक्सी अपॉइंट करने का तरीका ये होगा कि जनाबे वाला, आपको याद है एक नोटिस ऑफ द मीटिंग जाता है, याद है ना, हमने पढ़ लिया अब तक। और नोटिस ऑफ द मीटिंग कितने दिन पहले जाता है? 21 दिन पहले। इसके साथ और क्या जाता था जरा प्लीज? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाती है जिसमें अंदर ऑडिट रिपोर्ट भी लगी होती है, तो मैं इसको कह सकता हूं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जाती है। तो और क्या जाएगा बेटा? यूजुअली क्या होता है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आखिरी पेज होता था बड़ा खूबसूरत, और वो होता था प्रॉक्सी फॉर्म। सो अब इजाफा होता चला जा रहा है नोटिस के साथ। हमने ये भी बड़ा स्पेशल रेजोल्यूशन की स्टेटमेंट भी अटैच करनी है। ठीक है, सो नोटिस जब जाता है 21 दिन पहले, तो उसके साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाती है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आखिरी पेज जो होता है वो प्रॉक्सी फॉर्म उसमें फिक्स हुआ होता है। तो आप उस प्रॉक्सी फॉर्म को साथ भिजवा देते हो, जिसके अंदर ये इख्तियारात लिखे होते हैं कि अगर एक मेंबर 21 दिन बाद मीटिंग में नहीं आना चाहता तो वो अपनी जगह इस फॉर्म को किसी का भी नाम लिख के किसी भी दूसरे मेंबर को ऑथराइज करके, या नॉन मेंबर को अगर आर्टिकल इजाजत दें तो ऑथराइज करके वो मीटिंग में भेज सकता है। तो मिस्टर सलमान क्या करेंगे, जब ये नोटिस मिलेगा तो इसमें प्रॉक्सी फॉर्म फिल करेंगे, किसके नाम का? मिस्टर ए के नाम का। अगर सलमान साहब 2 प्रॉक्सी फॉर्म फाइल कर दें तो दोनों इनवैलिड हो जाएंगे। ठीक है, दोनों, एक नहीं इनवैलिड होगा, फिर दोनों इनवैलिड हो जाएंगे। और अगर एक से ज्यादा बंदे अपॉइंट कर दें तब भी इनवैलिड। इज दैट क्लियर? सो सलमान साहब इस प्रॉक्सी फॉर्म को फिल करेंगे और कंपनी को भिजवा देंगे। कितनी देर पहले? 48 आवर्स पहले। किस डेट से? बिफोर मीटिंग।
मीटिंग को छोड़ दें, मीटिंग का टाइम छोड़ दें। सपोज मीटिंग 11 बजे है तो 11 बजे से पहले पहले 48 घंटे पूरे हो चुके हों, एटलीस्ट 48 आवर्स। इससे ज्यादा हो सकते हैं, इससे कम नहीं होंगे। यानी अगर 25 घंटे पहले भिजवाया तो जाया, फिर वो इनवैलिड प्रॉक्सी फॉर्म होगा। डेडलाइन है 48 आवर्स, कम से कम 48 आवर्स पहले वो नोटिस कंपनी के पास पहुंच जाना चाहिए, वो प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी के पास पहुंच जाना चाहिए। अब पॉइंट ये आता है कि 48 आवर्स में क्या शामिल होगा। वो कहता है वर्किंग डे का हर हिस्सा, यानी एक वर्किंग डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 घंटे, पूरे शामिल होंगे, पूरे 24 घंटे। फिर कहते हैं नॉन वर्किंग डे का ख्याल है, अबाउट द संडे, अबाउट द हॉलीडे। उसने कहा हॉलीडे का 1 घंटा भी शामिल नहीं होगा, नहीं होगा। जैसा संडे है, संडे का कोई टाइम शामिल नहीं होगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल प्रॉक्सी फॉर्म जुम्मे को जमा करवाया फ्राइडे को, तो फ्राइडे के 24 आवर्स, सैटरडे के 24 आवर्स, संडे के 0 आवर्स, संडे का कोई आवर्स शामिल नहीं होगा। और अगर सैटरडे भी ऑफ है तो सिर्फ फ्राइडे के 24 आवर्स और फिर मंडे के 24 आवर्स। इज दैट क्लियर? सो वर्किंग नॉन वर्किंग डे का कोई पोर्शन भी शामिल नहीं होगा। इज दैट क्लियर? सो 48 आवर्स पहले प्रॉक्सी फॉर्म जमा हो जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलूं जल्दी से पढ़ दूं। कहता है, a member of a company entitled to attend and vote at the meeting of the company may appoint another person as his proxy to exercise all or any of his right to attend, speak and vote at the meeting. तो वो जनाबे वाला वो पॉइंट कर सकता है। Is that clear? The appointment of a proxy is not allowed in case of a company not having share capital unless the article provide. अब ये बात नहीं मैंने भी पढ़ाई, इसको मैं कल पढ़ा देता हूँ, मैं जो पढ़ा दी वो बोलता हूँ। More than one proxy for one meeting, a member shall not be entitled to appoint more than one proxy to attend any one meeting. If any member appoint more than one proxy for any one meeting and more than one instrument of proxies are deposited with the company, all such instrument of proxies shall be rendered invalid. तो मैंने बात पढ़ ली ना हमने कि एक से ज्यादा जमा कराओगे तो कोई एक भी नहीं बचेगा, सारे के सारे इनवैलिड हो जाएंगे। Who may be appointed as proxy? A proxy must be a member unless the article of the company permit appointment of a non-member as a proxy. No proxy में जाएगा कैसे फॉर्म? Notice accompanied by a proxy form. Every notice of the meeting of the company shall be prominently set out the member's right to appoint a proxy and at the right of such proxy to attend, speak and vote in the place of the member at the meeting. And every such notice shall be accompanied by a proxy form. तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ आखिरी सफा प्रॉक्सी फॉर्म का होता है, उसे आप फिल कर सकते हो। तो उसके ऊपर तमाम राइट्स लिखे होते हैं, उसकी बैक साइड के ऊपर कि आपके पास एज अ मेंबर क्या क्या राइट मौजूद हैं, आप किस किस को अपॉइंट कर सकते हो, और 48 आवर्स से पहले आपने ये हमें वापस जमा करवाना है। इज दैट क्लियर? अब ऊपर से एक लाइन छोड़ के आया था मैं, वो पढ़ देता हूं, ये वाली। द अपॉइंटमेंट ऑफ अ प्रॉक्सी इज नॉट अलाउड in case of a company not having share capital unless the article provided otherwise. कहता है अगर कंपनी का शेयर कैपिटल ही नहीं है, यानी गारंटी लिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो फिर उस केस में क्या होगा? प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है? क्योंकि आप वोटिंग पावर दे रहे होते हो ना किसी को कि जाओ मेरी भी 10% लेते जाना, लेकिन जो गारंटी लिमिटेड कंपनी होती है नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, उसमें वोटिंग पावर क्या होती है? 1 मेंबर 1 वोट। तो एक बंदा 2 बंदे में तो नहीं बन के जा सकता, तो इसलिए वहां पे ये अलाउड नहीं होती, अनलेस के आर्टिकल वहां पे अलाउ कर दें तो बनेगा, वरना नहीं। ये बात भी समझ आ गई। एक टाइम लिमिट पढ़ लेते हैं, अभी मैं ये छुड़वा रहा हूं, प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट छुड़वा रहा हूं, टाइम लिमिट पढ़ने लगा हूं। टाइम लिमिट में वो कहता है द प्रॉक्सी मस्ट बी लॉज्ड विद द कंपनी नॉट लेटर देन 48 आवर्स बिफोर द टाइम ऑफ होल्डिंग अ मीटिंग एंड एनी प्रोविजन टू द कंट्रेरी इन द कंपनीज आर्टिकल शैल बी वॉइड। इसके बरक्स अगर तुमने कंपनी आर्टिकल में कुछ भी लिखा वो गलत समझा। In calculating the period, no account shall be taken for any part of the day that is not a working day. दिन का कोई हिस्सा शामिल नहीं किया जाएगा। अगर वो संडे है, अगर वो पब्लिक हॉलिडे है, उस दिन का कोई हिस्सा भी कैलकुलेशन में शामिल नहीं होगा। प्रॉक्सी के पास क्या क्या राइट्स मौजूद हैं? जो बंदा अपॉइंट हुआ है, जिस तरह मिस्टर ए अपॉइंट हुए हमारी एग्जांपल में, उनके पास क्या सब कुछ वही राइट जो एक मेंबर के पास है, सिंपली। तो वो कहते हैं द मेंबर्स और देयर प्रॉक्सीज शैल बी एंटाइटल्ड टू डू any or all of the following things in the journal meeting, namely
डिमांड अ पोल ऑन एनी क्वेश्चन, पोलिंग डिमांड कर सकता है, एंड ऑन अ क्वेश्चन बिफोर द मीटिंग इन विच द पोल इज डिमांडेड टू अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग और नॉट टू एक्सरसाइज देयर फुल वोटिंग राइट, तो वो वोटिंग से अपने आप को रोक सकता है, वो फुल वोट कास्ट नहीं कर सकता, वो पार्शियल वोटिंग कास्ट कर सकता है, लाइक दैट, एंड एनी प्रोविजन टू द इन द आर्टिकल शैल बी वॉइड। और इसके बरक्स अगर कुछ भी आपने अपने आर्टिकल्स में लिखा तो वो गलत समझा जाएगा। इज दैट क्लियर? एक छोटी सी लास्ट बात, चलें इसको कल ही पढ़ के फिर इसके साथ ही खत्म कर लेंगे। अल्लाह ताला आप सबको समझता फरमाए।